हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने लेटरल इन्वर्जन के बारे में लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था। आज इसके बाद हम करेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। स्पेरिकल मिरर्स मतलब स्पेयर आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। एक स्पेयर जो होता है राउंड सर्कल होता है। इसी से ही जो होता है स्पेरिकल मिरर्स बनाया जाता है। पहले तो हमें जानना होगा कि मिरर्स होते क्या होते हैं। एक साइड तो जिसकी शाइनी होती है और एक साइड जो होती है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। साइनी द मिरर, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, आप मे भी एग्जाम में आए तो आप लिख लेना। द मिरर विच हैव कर्व्ड शाइनी, कर्व्ड होनी चाहिए इसलिए स्पेरिकल लिखा हुआ है, और उसकी सरफेस जो होनी चाहिए वो एक तरफ से पॉलिश्ड होनी चाहिए। अगर मैं इसका एक स्पेयर का एक आधा हिस्सा काट लूँ तो मुझे यहाँ से एक ऐसी कर्व सरफेस मिल जाएगी, और इसके या तो मैं आउटर रीजन में या फिर इनर रीजन में पॉलिश कर दूँ। ये पॉलिश जर्नली सिल्वर की जाती है या फिर एल्यूमिनियम की जाती है। डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सी उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। और इसी कर्व सरफेस पे या तो हम आउटर रीजन या इनर रीजन पे जब अगर पॉलिश कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होते हैं कॉनकेव मिरर और सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनकी आउटर साइड होती है, वहां पॉलिश किया जाता है, और इनर साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। मैं अभी पीछे बनाऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा कैसा होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि जैसे अभी यहाँ भी बता देता हूं मैं कि जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका ये कर्व सरफेस है। अगर मैं इसकी आउटर रीजन पे पॉलिश कर दूं तो और अंदर की साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। ये इस टाइप के मिरर्स को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ये मिरर जर्नली साइंटिफिक एपरेटस, सैटेलाइट डिशेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट की डिश आपने देखी होगी, वो भी कनकेव शेप में ही होती है, और टेलीस्कोप के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हेडलाइट्स के जो व्हीकल होते हैं उसकी जो पीछे की सरफेस होती है व्हीकल की हेडलाइट पे मेनली, ठीक है, हर जगह पे नहीं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और शेविंग मिरर्स में और बाय डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी यूजेस आए तो आप लिख लेना है इनमें से। अगला जो है कन्वेक्स मिरर जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। ऐसे मिरर, जैसे ये एक मिरर है और इसके इनर साइड पे मैं अगर पॉलिश कर दूं तो ये इस टाइप के मिरर्स जो होते हैं वो कन्वेक्स मिरर कहलाते हैं, जिनका आउटर रीजन जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, और इनर रीजन जो होता है उस पे पॉलिश करी होती है। और ये यूज्ड होता है एज ए रेयर व्यू मिरर के अंदर, और साइड व्यू मिरर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और एटीएम्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। एटीएम्स में आपने जनरली देखा होगा, जब हम कार्ड जहां पर स्वैप करते हैं स्क्रीन के ऊपर छोटा सा एक इस टाइप का मिरर बना हुआ होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होते हैं ये मिरर। ये है जो मैंने ये वाला जो इमेज बनाई है, ये है कनकेव मिरर। आपको क्या करना है, डी का यूज करना है। डी में आपको 6 सेंटीमीटर इसको नापना है यहाँ से। ओके, 6 सेंटीमीटर नापना है, और उस 6 सेंटीमीटर को से एक आपको आर्क काटनी है। ये जैसे डी का यूज किया और मैंने एक 6 सेंटीमीटर इससे काट लिया। और ये देखिए आप, बाहर की जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस, और इनर की सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कर्वनेस होने के कारण जितनी भी रे जो हो रही है वो टकराकर अंदर की तरफ आ रही है, इसलिए इन्हें कनकेव मिरर कहा जाता है, या फिर कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर इनका दूसरा नाम है। न्यूमेरिकल में ये जो टर्मिनोलॉजी है ये काम आएगी। ये बाकी जो ऊपर दूसरी चीजें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा जो है वो कन्वेक्स मिरर, ये कुछ इस टाइप का होता है। देखिए आप कि इसको भी मैंने 6 सेंटीमीटर आर्क से यूं काटा है, और इनर साइड में मैंने पॉलिश करी, और बाहर की सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और आप देख रहे हो कि रे जो है वो बाहर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इनका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर इनका दूसरा नाम है। अब ये दूसरी चीजें मैंने ये सब क्या लिखा है, ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रे डायग्राम बनाने में या आगे हेल्पफुल रहेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो कर्वनेस है, यहाँ पर जो बीच का एक पॉइंट है इसको ओ कहा जाता है। इस ओ को नाम दिया जाता है पोल। ये पोल आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है,
आप देखोगे कि मैं अगर इसको पूरा कंप्लीट कर देता तो एक सर्कल बन जाता। तो जहां पर ये मैंने डिवाइडर को रख कर मैंने ये काटा था आर्क, इस पॉइंट को आपको सी मेंशन करना है। इस सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। आगे मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है इनकी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो आधा डिस्टेंस 6 और 6 का आधा कितना होगा, वो होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पे आपको एक एफ नाम का पॉइंट लिखना है। इस एफ पॉइंट को फोकस कहा जाता है। दूसरा, ये जो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है जो पोल से नॉर्मल है, मतलब स्ट्रेट है पोल से, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मैंने इसको मिरर को नाम दे दिया एम और एम डैश। दूसरी टर्मोलॉजीज आपको और क्या याद रखनी है, आप देख रहे हो जितनी भी लाइट रेज जो होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद सीधा ये देखिए एरो ये दिखाना है आपको, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर की तरफ आ रही है। अंदर की तरफ कहाँ आ रही है, फोकस पर पास हो रही है, ये इसलिए इसका नाम फोकस है। दूसरी और टर्मिनोलॉजी आपको क्या याद रखनी है, और ये आपको याद रखना है कि ओ एफ पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। मैंने यहाँ लिख रखा है फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ। ओ एफ वाला जो डिस्टेंस है, तो ओ सी वाला जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको याद रखनी है। डिफरेंस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में और रेडियस के बीच में। मैंने यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिख दी है। कॉनकेव मिरर के अंदर ये फ्रंट ऑफ द मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर होता है। देख लीजिए यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बिहाइंड द मिरर होते हैं। और क्या आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में बता चुका हूँ, ओसी वाला डिस्टेंस जो था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जैसा का जैसा हमारे स्पेयर में रेडियस होता है या सर्कल में रेडियस होता है, वैसा का वैसा जो डिस्टेंस होता है रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस में बता चुका हूं, एक नॉर्मल होती है पोल से। फोकस क्या होता है, और ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होती है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन होने के बाद अंदर की तरफ आती है। वो फोकस जो होता है फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में बता चुका हूं मैं, और कॉनकेव मिरर में सॉरी, और कॉन्वेक्स मिरर में ये बिहाइंड द मिरर होता है। दूसरा पॉइंट है फोकल लेंथ, मैं बता चुका हूँ, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ गलत लिख दिया था मैंने, फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है, ये फोकस कहलाता है। ये एक साइन कन्वेंशन है, ये भी आपको याद रखना है। इसको सिस्टन साइन कन्वेंशन कहते हैं। ये अपनी बुक में भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आगे ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, लेकिन अभी बीच में मैं बता देता हूँ। बुक में बीच में था तो मैंने बीच में ही ले लिया इस टॉपिक को, वैसे बाद में वापस इसको समझाऊंगा आपको। इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। देखिए, ऑब्जेक्ट जहां पर रखा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक मिरर है, मैं मेरा यहाँ पर पेन रखता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इसके सामने है, ये ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाए। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे यू से कंसिडर किया जाता है। ये यू यहाँ मैंने लिखा है, यू से, आगे वापस बताऊंगा मैं। और जो इमेज जहां पर बनेगी, इमेज कैसे बनेगी मैं ये अभी आपको सिखाऊंगा। इमेज जहां पर बनेगी, उस जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था और इमेज यहाँ बन गई है, मान लो आगे की तरफ बन गई या पीछे बन गई है, ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा ये v से कंसिडर किया जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो v से कंसिडर किया जाता है। और ये होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट यूं रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, और इमेज की हाइट मान लो यूं नीचे बन रही है, यूं इमेज बन रही है, तो ये इमेज जो होगी h डैश कहलाएगी। h हाइट ऑफ द इमेज, h डैश इज द height of object is h and height of the image is h dash। अब मैं असिस्टेंस का साइन कन्वेंशन आपको समझा रहा था कि ये क्या होता है, आपको देखना है। कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक लर्न करो या जैसा भी आप लर्न करना चाहो, अगर आपको समझ में आता है तो फार बेटर है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी ऑब्जेक्ट या इमेज होगा, जो भी होता है, ऑब्जेक्ट होगा या फिर इमेज होगा, लेफ्ट हैंड साइड उसका जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, माइनस में होगा। अगर यही ऑब्जेक्ट या फिर इमेज
ऑब्जेक्ट या फिर इमेज राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, यूं है ऊपर की तरफ, तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और अगर वो नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। देखिए, जैसे एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस होता है और कॉन्वेक्स मिरर में यू माइनस होता है। ये मैं आगे वापस समझाऊंगा। वी जो होता है वो माइनस होता है, वी जो होता है इसमें प्लस होता है, एफ जो होता है वो माइनस होता है, और एफ जो होता है वो इसमें प्लस होता है। वापस समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा इसको। अभी के लिए इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिएगा। अब कुछ रूल्स कहें या फिर इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनानी है आपको स्पेरिकल मिरर्स के अंदर, ये कुछ रूल्स याद रखने हैं आपको, तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। अब पहला इसके अंदर रूल है कि अगर मैंने यहाँ ये बना दिए हैं डिवाइडर की मदद से, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। ये 6 सेंटीमीटर लेना है, आप 8 लेना चाहे, इवन नंबर ले तो फार बेटर है। मैं 6 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 6 ज्यादा प्रेफरेबल है और इससे इजी बनता है। तो ये 6 सेंटीमीटर लिया है मैंने यहाँ से, और ये 3 सेंटीमीटर, सभी के अंदर मैंने ऐसा किया है। अब पहली जो मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ इसमें, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इमेज होगी तो आपको किस तरीके से बनानी मैंने छोड़ दिया है ताकि आप मेरे को देख देख के सीखो। अब जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइन है, मान लो ये एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने यहां से खींची एक लाइन, ये एरो करके, तो हमेशा और हमेशा आपको रूल याद रखना है, इट ऑलवेज पासिस फ्रॉम फोकस। ये देखिए, फोकस से पास हो गई। नीचे से भी ऐसी आएगी तो ये फोकस से पास होगी। पीछे मैंने डायग्राम में आपको बताया था, 2 डायग्राम यहाँ बनाए हैं। नीचे से आएगी तब भी ये फोकस से ही पास होगी। ये था कॉनकेव मिरर, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड, वो कॉनकेव मिरर, राइट हैंड साइड है वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, ये आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी डाइवर्ज कर जाएगी लाइन डाइवर्ज कर जाएगी तो ये बाहर चली जाएगी, बाहर दूर की तरफ जाने के बाद आपको क्या करना है, डॉट 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 करने के बाद यहाँ फोकस पे पास करनी है, इधर इस तरफ फोकस पे पास करनी है। अंडरस्टैंड? पहला पॉइंट आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड रूल है, सेकंड इमेज फॉर्मेशन कैसे, अगर इसका उल्टा कर दीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास होगी तब क्या होगा, अगर मान लो कोई लाइट रे जो है, लाइट चैप्टर है तो लाइट रे ही बात करेंगे हम, ये लाइट रे है, फोकस से पास हुई, ओके, फोकस से पास हुई ये लाइन, तो आपको क्या करनी है, इसका अपोजिट कर दीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन पास टू फोकस, पासिंग फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल था। इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें भी बना देते हैं, यहाँ नीचे से ही बनाता हूं मैं। मान लीजिए ये यहां से आएगी लाइट रे, ये लाइट रे मान लो यहां से आ रही है, ये फोकस है, बिहाइंड द मिरर ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये लाइट रे आई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला रूल इतना ज्यादा काम नहीं आता है, फिर भी आपको करना है ये रूल, किस तरीके से इमेज बन रही है। ये हो गया सेकंड, ओके, ये फोकस से पास हो रही है लाइन, फोकस से लाइट रे आ रही है तब की बात है, ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस जो है हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जब लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करेगी, ये हमारा सी है, इस जगह मैंने सी लिखना भूल गया था, ये सी से अगर लाइट रे पास करेगी तो लाइट रे कहाँ जाएगी, ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये मान लीजिए सी से लाइट आई, सी से लाइट रे आ रही है, अगर सी से लाइट रे आएगी तो कहाँ जाएगी, सी से ही वापस पास हो जाएगी, बाउंस बैक 180 डिग्री के एंगल पे वापस सेम टू सेम बैक पीछे चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। अगला कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाएंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अगर लाइट रे मान लो यहां से आ रही है, इसको डॉट 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 करके एक्सटेंड करना है पीछे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके तो बिहाइंड द मिरर है। लाइट रे अगर यहाँ
इस केस में भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर वो उसी एंगल से 180 डिग्री एंगल से वापस पीछे चली जाएगी। ये तीनों रूल याद रखना है। वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास टू फोकस, passing from focus parallel to principal axis, passing from center of curvature, then passing from again center of curvature, reflecting. फोर्थ केस है हमारा, ये केस भी इंपॉर्टेंट है। पासिंग फ्रॉम ओ, यानी पोल से जब लाइट रे पास होगी तो वो कैसे जाएगी, ये जाएगी जिस एंगल पर ये लाइट रे आई है, लेट्स से ये 45 डिग्री के एंगल पे लाइट रे आई है तो वापस 45 डिग्री के एंगल पर ही चली जाएगी। उसी एंगल पे बनाना है आपको, ये याद रखना है। इधर कैसे बनाएंगे तो सर, इधर ये आई लाइट रे और ये डाइवर्ज होकर बाहर चली गई, बस सिंपल था। ये केस भी इंपॉर्टेंट है। 4 केस है, वापस रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस वाला, देन फोकस वाला, थर्ड था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला और लास्ट केस था पोल। ये कंप्लीट होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप रे डायग्राम करने में पॉसिबल होगा। रे डायग्राम का क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछा जाता है। अब बात करते हैं, एक प्रूव है। देखो मैं इसमें छोड़वाना नहीं चाहता, इस साल बोर्ड में एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, प्रूविंग सम, और बच्चे उनको करके नहीं जाते, तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये प्रूव है। ये प्रूव किसके बारे में, ये प्रूव है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस द फोकस होता है। मैंने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ले, तो सर 3 सेंटीमीटर ही क्यों ले, क्योंकि ये रूल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हाफ ऑफ फोकल लेंथ या फिर फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी लाइन, तो कहां से पास होगी ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे। कौन सा रूल है ये भी बताओगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पास हो गई है किससे, फोकस से। मैंने आंसर दे दिया अभी। और यहां से मैंने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन निकाल दी, और आपको पता है कि ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है। देखिए I इज इक्वल्स टू R, ये कौन सा रूल है, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट मैंने आपको समझाया था। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, RPC इज इक्वल्स टू, यानी I एंगल कौन सा है RPC, और एंगल R कौन सा है QPC, ये दोनों इक्वल होगा। फिर आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्स, हमने ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, और पैरेलल होने के कारण देखिए आप यहाँ पर Z बन रहा है, एक बढ़िया सा Z बन रहा है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर एक Z बन रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कौन सा एंगल, एंगल RPC इज इक्वल्स टू एंगल PCF, तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन सा, ये एंगल और ये एंगल। अब आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, देखिए ये, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये। तो आपने मैथ्स में ये भी पढ़ा होगा कि अपोजिट एंगल जो होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो ये साइड और ये साइड जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। यहां तक तो क्लियर है। अगला ये क्या है, इफ द एपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, मतलब कहना ये चाहते हैं कि ये साइड और ये साइड आपस में ओ के इतना पास होने के कारण ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये साइड भी इक्वल होगी, ये साइड भी इक्वल होगी, और ये साइड भी इक्वल होगी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं ना, CF इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FO, और ये ही हमारा प्रूफ है। देख लीजिएगा आप एक बार, मैंने जल्दी में थोड़ा इसको समझा दिया है। और उसी को हम क्या लिखते थे R, और OF को क्या लिखते हैं F, यानी फोकल लेंथ। थैंक यू सो मच।